तो भाई आज जो है एमडी कैट और ई कैट, इसके लिए हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है जो कि है काइनेमैटिक्स। एक तरह से कहा जाए ना, ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ आसान चैप्टर भी है और अगर कहा जाए तो मुश्किल भी है। अब आसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। ये तो अमूमन स्टूडेंट्स को आती ही है और आपको भी आती होगी, ठीक है। मगर मसला बनता है यहाँ पर, इन तीन चीज़ों में। यहाँ बच्चे आके करते हैं कंफ्यूज। और मज़े की बात यह है, जो एमडी कैट ई कैट का आपका पेपर आता है ना, उसके अंदर ये दो चीज़ें नहीं पूछी जा रही होती, ये तीन पूछी जा रही होती हैं। तो आज इस तरह से करेंगे कि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह बात तो समझ आएगी, ये तो गारंटी है आपको। ना समझ में आए तो वीडियो वैसे ही बंद कर देना, ठीक है, और अनसब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन करना मत अनसब्सक्राइब। अच्छा, उसके साथ साथ मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करा दूं, ठीक है, कुछ ना कुछ, ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और एक और बात मैं आपको कहूंगा कि हमारी ना कंप्लीट प्रिपरेशन चल रही है एमडी कैट और ई कैट की, जिसमें आपको कंप्लीट सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओ। ग्रुप में एमसीक्यूज बुक्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे और डेली टेस्ट, ठीक है, जिससे आपको रोज पता चलेगा कि आपकी एमडी कैट और ई कैट की तैयारी कितनी है। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करना। अभी 500 का डिस्काउंट चल रहा है, तो आप 4000 में ग्रुप में ऐड हो सकते हो, लेकिन 4000 से 1 रुपया भी फीस मजीद कम नहीं होगी, क्योंकि ये काफ़ी महंगा कोर्स है। जितनी चीज़ें मेंशन है वो तमाम मिलेंगी। चलो अब आ जाओ, शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अच्छा, इस पर मैं बहुत ज़्यादा आपको डीप लेके नहीं जाऊँगा, माशाल्लाह से ये आपको आता है। बस थोड़ा बहुत आपको जो है वो रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा, थोड़े बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको जो है वो मज़ीद चीज़ अच्छी समझ में आ जाए। चलो इसको पढ़ लेते हैं और इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कवर करना है। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि क्लास हमारी जो है वो कॉन्सेप्ट बेस होगी, कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो अगर क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगी। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। देखो, डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। ये बात आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह से जाओ, यानी आपकी डायरेक्शन चेंज होती रहे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, ज़रा बात समझो। इस पॉइंट से शुरू किया था, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट पे आपने जाना था। तो डिस्टेंस में क्या होता है, देखो अभी हम डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। इसमें आपकी डायरेक्शन चेंज होगी। पहले आपकी डायरेक्शन इस तरफ थी, फिर आपकी डायरेक्शन इस तरफ आ गई, अब आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई। देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आप स्ट्रेट लाइन में जाओगे। डिस्टेंस में आप ए से बी तक तो आए, जरा समझो, डिस्टेंस में ए से बी तक ही आए हो आप, लेकिन आप देखो कि आपने क्या किया, कभी आप ऊपर गए, नीचे गए, ऊपर गए, नीचे गए, यानी एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर किया है। मगर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। ए से बी का जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, वो कवर करोगे। और याद रखना, किसी भी दो पॉइंट का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी अगर मुझे कोई कह रहा है ना, ये ए से बी का डिस्प्लेसमेंट है, मैं अपने दिमाग में इस बात को बिठा लूंगा कि ये ए से बी का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। मैं किसी को कहूं बेटा ए से बी जाओ, तो वो क्या करेगा, कभी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, आगे पीछे जाएगा, फिर बी तक आएगा। मगर मैं उसको कहूं कि ए से बी तक जाओ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना, यानी शॉर्टेस्ट पाथ लेना, तो वो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। देखो ये भी कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है वो किसी भी दो पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, या सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो आपको कभी भी अपने घर से कहीं जाना हो, तो ये चीज़ देखो कि वो स्ट्रेट लाइन हो, यानी ऐसा पाथ कवर करो जो स्ट्रेट हो। तो अगर स्ट्रेट पाथ कवर करोगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है रियल लाइफ में कि अगर हम कम से कम डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कम से कम पाथ होगा हमारा, तो हमारा पेट्रोल बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में आप कोई भी पाथ ले रहे होते हो और ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता,
डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। मैं लिख भी देता हूँ, इसको अपने पास लिख लेना, इट इज नॉट अ शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी दो पॉइंट के दरमियान जो सबसे कम डिस्टेंस है या जो सबसे कम डिस्प्लेसमेंट है वो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वो पाथ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ए और बी के दरमियान जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और दोनों का यूनिट जो है वो यूनिट याद रखना, यूनिट आपके पास मीटर होता है, ठीक है। ये छोटी सी हमारे पास हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। अब आ जाते हैं हम अपना वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी पे आ जाते हैं। याद रखना वेलोसिटी में आता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी v इक्वल टू डी अपॉन टी, सही है। ये d क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं स्पीड। स्पीड में आता है आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस को अमूमन जो है वो भी d से ही डिनोट किया जा रहा होता है। मैं लिख देता हूं पूरा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो कितने टाइम में, देखो सिंपल अल्फाजों में कह लो कि स्पीड जो है वो रेशो होती है डिस्टेंस का और टाइम का, यानी कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है कितने टाइम में, इसको हम कहते हैं स्पीड। अब डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, मगर डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में, वो आपके पास होती है वेलोसिटी। समझ गए, वेलोसिटी और स्पीड का फर्क समझ गए ना। अमूमन ये बातें आपको पता होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। यूनिट दोनों का सेम होगा। जब भी यूनिट लिखना हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो चीज़ न्यूमरेटर में है पहले उसको लिख लो मीटर, और जो चीज़ डिनोमिनेटर में है पहले उसको लिख लो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इधर भी यूनिट सेम ही होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ हैं तो यूनिट सेम होगा, ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड। तो ये बात याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है और डिस्टेंस में आपको शॉर्टेस्ट लेंथ नहीं मिलती। अच्छा देखो, ए से बी जाने के ना इनफाइनाइट, ये कह सकते हो आप, ए से बी जाना है ना आपको, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट डिस्टेंस ले सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला पाथ ले लो, 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 है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में एक ही पाथ लोगे, वो है स्ट्रेट लाइन वाला। बात याद रखना। स्पीड समझ में आ गई, वेलोसिटी समझ में आ गई। अब एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। अच्छा, बेसिक जो है ना मेरा इक्वेशंस ऑफ मोशन का है टॉपिक, ये तो बस जस्ट मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि फिर आगे आपको ना मुश्किल ना हो किसी भी बच्चे को। देखो अब आपके पास एक ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, ट्रेन यहां से स्टार्ट हुई, ये ए पॉइंट है, समझ लो अपना प्यारा कराची है, और हमें लाहौर को क्या कहा जाता है, दिल वालों का शहर आई थिंक कहा जाता है लाहौर। हमें लाहौर जाना है, ठीक है, पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर में जाना है, फूलों का शहर, फूलों का शहर है जो लाहौर को कहा जाता है, नहीं आई थिंक पेशावर को कहा जाता है फूलों का शहर। लाहौर के लिए भी एक जुमला इस्तेमाल होता था, कराची को तो सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है। अब लाहौर के लिए क्या जुमला इस्तेमाल होता है वो आप मुझे बताओ, अच्छा मेरी भी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। बी, तो ए पॉइंट से एक ट्रेन निकली और बहुत ज़्यादा ट्रेन्स जो हैं वो चलती हैं पाकिस्तान में, कराची से लाहौर के दरमियान बहुत ज़्यादा ट्रेन्स हैं जो कराची से लाहौर जाती हैं, और ये एक बहुत मसरूफ़ रूट है, और इस रूट को ML1 कहा जाता है, मेन लाइन 1। ब्रांच लाइंस भी निकलती हैं, मगर कराची से लाहौर एक मेन लाइन जाती है जो कि हमें लेके जाती है कराची से लाहौर, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी एक ट्रेन है। अब बात समझना, आज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर ही कर लो अपने पास 100%। अब अगर देखो, एक कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा। अब वो कब बनेंगी जरा ये बात समझना। हमारा एक प्यारा सा स्टूडेंट जो है वो अपने नानी दादा किसी से फैमिली वालों से मिलने के लिए कराची से लाहौर जा रहा है या घूमने के लिए जा रहा है। मेरा भी बड़ा शौक है कि मैं लाहौर देखूं, अभी ज़िंदगी में लाहौर देखना नहीं नसीब हुआ, ठीक है। अच्छा चलो, तो अब
एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, जरा बात समझना। कराची से ट्रेन निकली, इसकी जो स्पीड थी ना, इसकी वेलोसिटी ले लो, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं हम एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, यानी कराची से लाहौर तक के लिए एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं, सही। तो डिस्प्लेसमेंट कहूंगा मैं, समझ गए ना, शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये भी मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है तो शॉर्टेस्ट हो सकता है। ए से बी जा रहे हैं लाहौर, कराची से लाहौर जा रहे हैं। अब ये जो ट्रेन की स्पीड है ना, मेरे पास ट्रेन की स्पीड है, इसकी हम वैल्यू ले लेते हैं। ट्रेन की जो स्पीड है या वेलोसिटी ले लेते हैं। ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो है हमारे पास 100, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। कंफ्यूज नहीं होना, ये मीटर भी हमारे, किलोमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है, और आर भी टाइम का यूनिट है, सही है। और हम पहुंचे लाहौर। जब लाहौर हम पहुंचे तो उस वक्त हमने ट्रेन की स्पीड निकाली, लाहौर पहुंचने पर। तो वहां भी आई हमारे पास, ये V1 है, ये V2 है, यहां भी हमारे पास आई 100 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे जरा बताओ एक्सेलरेशन इसमें क्या होगी, जीरो या नॉन जीरो? एक्सेलरेशन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि पूरे रास्ते में, कराची से लेके लाहौर के पूरे रास्ते में ट्रेन ने कहीं भी अपनी स्पीड को चेंज ही नहीं किया। वो 100 किलोमीटर पर आवर से चलती रही। कराची से 100 किलोमीटर पर आवर से चलना शुरू हुई और लाहौर पहुंची, तो वहां पर जब हमने स्पीड मेजर की तो भी 100 किलोमीटर पर आवर है। एक्सेलरेशन जीरो आई। इसका क्या मतलब समझ में आया? कि टाइम के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगा। समझ में आई बात? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आया? A इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टाइम। और ये टाइम चेंज होता है, चेंज वाला टाइम, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का टाइम होता है, सही है। बात समझ में आई? लेकिन ये इम्पॉसिबल है, कभी भी ये नहीं पॉसिबल हो सकता रियल लाइफ में। क्यों इम्पॉसिबल है? ये पॉसिबल है, जो ये वाला कंडीशन है ना, ये पॉसिबल है। जरा मजे लेके पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो यार। ट्रेन में बैठते हो कभी ये दिमाग में आई नहीं ये बात? अब ये क्यों इम्पॉसिबल है यार? कराची से लाहौर जब भी ट्रेन जाएगी ना पाकिस्तान में, और आई थिंक जो पाकिस्तान की प्रीमियम ट्रेन है, ग्रीन लाइन है, तो वो ट्रेन भी स्टेशन पे रुक रुक के जाती है। तो जब आप स्टेशन पे रुकोगे तो इसका मतलब है वेलोसिटी तो 100 किलोमीटर रहेगी नहीं। समझ लो फॉर एग्जांपल ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट पे हैदराबाद स्टेशन है, तो जब यहां पर आकर आपकी ट्रेन रुक गई तो इसकी स्पीड, तो जब यहां पर आके आपकी ट्रेन रुक गई तो इसकी स्पीड तो जीरो हो गई है, स्पीड तो जीरो हो गई ना। तो इसका मतलब है स्पीड में बीच में चेंज आ रहा था, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं थी, एक्सेलरेशन बढ़ रही थी या कम हो रही थी। अब रियल लाइफ में क्या होता है मैं जरा बताता हूं। जब ट्रेन चलती है ना, स्टेशन से निकलती है तो हल्के हल्के निकलती है, फिर स्पीड पकड़ती है या वेलोसिटी लेती है। वेलोसिटी, अब स्पीड क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रेन कराची से लाहौर कभी भी स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती। हाँ, अगर आप पटरियों पे खड़े होकर देखोगे ना तो वो स्ट्रेट पाथ नजर नहीं आएगा आपको, कर्व होके जाती है। अब देख लो मैप पर मुख्तलिफ कर्व मौजूद हैं। अब वो कर्व इसलिए बनाए जाते हैं कि कहीं पे पहाड़ियाँ होती हैं तो पहाड़ियों से बचने के लिए, मुख्तलिफ स्टेशंस की तरफ जाने के लिए, मुख्तलिफ सिटीज़ की तरफ जाने के लिए। तो कभी भी ट्रेन, याद रखना, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, सही है। एक सिटी से दूसरी सिटी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व होते हैं, सही है। उसके अलावा एक्सेलरेशन चेंज होती रहती है। उसकी वजह क्या है? वेलोसिटी चेंज हो रहती है। कभी वो 100 किलोमीटर पे आती है, कभी वो 120 पे भी चली जाती है। आई थिंक मैक्सिमम स्पीड जो मैंने पाकिस्तानी ट्रेन्स की देखी है वो 128 किलोमीटर पर आवर देखी थी, एक वीडियो में देखी थी, साइट एंड साउंड कर है उसमें देखी थी, वो मेजर कर रहे थे स्पीड्स। तो बात समझ में आ गई? तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट से। अब जिंदगी भर इस चीज़ को याद रखना, बहुत अच्छी एग्जाम्पल देके समझा दिया। अच्छा, अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि असल टॉपिक था हमारा। तो क्या ये नकल टॉपिक था? ये थोड़े से ना कॉन्सेप्ट आपके पहले से भी क्लियर होंगे, बस मैंने थोड़ा सा रिकॉइल करा रहा था आपको, सॉरी रिकॉइल बोल रहा हूँ, रिकॉल करा रहा था। तो इसको हमेशा याद रखना, इन चीज़ों को, ये मैंने बता दी है आप लोगों को। अब हम पढ़ेंगे, वैसे तो अमूमन मैंने एक चीज़ नोट की है कि बच्चे जो है ना, जो जाते हैं वो उसमें जा रहे होते हैं, बस में जा रहे होते हैं, या कुछ लोग प्लेन में भी जाते हैं, या कुछ लोग कार्स में जा रहे होते हैं कराची से लाहौर। बहुत कम मेजॉरिटी है जो ट्रेन से जाती है, लेकिन ट्रेन से बड़ा मज़ा आता है भाई। जाया करो, कराची से लाहौर कभी जाने का मौका मिले ना तो अपने घर वालों के सामने पहले ही कह दो कि भाई ट्रेन से जाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा,
अब हम जो है वो अपने आगे के टॉपिक पढ़ लेते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको करते हैं। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखना, हमेशा इस चीज को जिंदगी भर आपने याद रखनी है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, लिख लो अपने पास, इसमें जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, जिसको एक और वर्ड भी कहते हैं और कांस्टेंट। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हमेशा इस बात को याद रखना, ठीक है। अब जरा एग्जांपल से समझ लो ताकि जिंदगी भर बात याद रहे। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जो कि स्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं है हमारी। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक गाड़ी मौजूद है, इसके ऊपर एक गाड़ी मौजूद है। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन इस गाड़ी पे लगानी है तो एक चीज का ध्यान रखना होगा कि एक्सेलरेशन हमारे पास चेंज नहीं होनी चाहिए। ये एक ही वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव करे। अगर, बात समझो, अगर कहीं भी गाड़ी की एक्सेलरेशन 10 के बजाय 9 मीटर पर सेकंड हुई तो फिर ये इक्वेशन ऑफ मोशन आप इस पे नहीं लगा सकते। बात समझ में आई? हमेशा जिंदगी भर याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल है ओनली इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सही है? बात याद रहेगी, हमेशा जिंदगी भर ये बात याद रखनी है कि यूज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें आपके पास हमेशा जो भी एक्सेलरेशन आ रही होगी वो कांस्टेंट होगी। एक्सेलरेशन की वैल्यू तब्दील नहीं होनी चाहिए। ए से बी तक अगर आप मेजर कर रहे हो, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू तब्दील हो गई तो ये इक्वेशन ऑफ मोशंस फिर आप नहीं लगा सकते, आंसर गलत आएंगे। अब क्यों गलत आएंगे जरा मैं सही से समझा देता हूं। अच्छा, पहला पॉइंट ये लिख लिया, दूसरा पॉइंट ये लिखो। इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख लो अपने पास, सही है, लिखते रहो। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो मैं भी लिखवाता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, चलो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, एक बार पता है क्या हुआ, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ना ऐसे लिखा गया था, वी एफ माइनस वी आई इक्वल टू ए टी। एक बच्चे ने बोल दिया सर गलत लिखी है। मैं क्यों गलत लिखी है, बस ये उधर चला गया। तो मैंने गुस्सा नहीं किया, मैंने कहा ठीक लिखी हुई, बस वी आई को उधर ले आओ तो वापस वही हो जाएगा जो थी। सही है, तो ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन में ना इसको ऐसे भी लिखा जाता है, अमूमन इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अमूमन आपको ये बात पता भी होंगी कि ये वाली जो v है, जब v बनाया जाता है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और जब u बनाया जाता है तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी। सही है, a हमेशा एक्सेलरेशन के लिए रहता है, t हमेशा टाइम के लिए रहता है, इसको तो ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म भी किया जा रहा होता है, हाइट के लिए, सर्कुलर के लिए, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। सही है, सबसे पहले जरा मेरी बात समझो। इक्वेशन ऑफ मोशन में ना जो मेन पैरामीटर्स हैं आपके पास वो कौन से हैं? डिफरेंट पैरामीटर, मेन पैरामीटर लिख लो, डिफरेंट पैरामीटर यानी क्या क्या चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन से। सबसे पहले है आपके पास u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। ये चीजें आप मेजर कर सकते हो। देखो, अगर कोई सवाल आपको आ जाए एक्सेलरेशन मेजर करो, देखो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कोई मसला नहीं है, मगर उसे निकाला भी तो जा सकता है ना कि वो यूनिफॉर्म वैल्यू है क्या। तो ये एक ही वैल्यू आप मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी और ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइट के केस में। हाइट, देखो याद रखना, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, 2 केसेस में लगाई जा सकती हैं, तीसरा केस भी है,
सर्कुलर वाला, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मैं जब सर्कुलर का चैप्टर आएगा तब पढ़ाऊंगा। ये वाला केस क्या था, हॉरिजॉन्टल, देखो हॉरिजॉन्टल था, सही है, यानी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो आप। मगर अगर हाइट की बात आ जाए तो, हाइट की बात आ जाए तो, और हाइट में हम सबको पता है कि हमारे पास ए कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं जी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, सही है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसको लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई साहब, ग्रेविटी भैंजी होती है, भाई साहब नहीं होते। अच्छा, अब अगर केस शुरू हो गया आपके पास हाइट वाला, तो फिर अब आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है, लेकिन आप उस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। अच्छा, अब इस सिचुएशन में पैरामीटर थोड़े तब्दील होते हैं। तब्दील होने से मुराद ये है कि उनको लिखने का तरीका बदल जाता है। अब हम ये नहीं लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे, जी लिखेंगे, टी तो टी रहेगा, एस नहीं लिखेंगे। देखो, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस जो है वो एस कहलाता है, मगर ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस एस नहीं होगा। क्या होगा, क्या होगा भाइयों बहनों, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस होगा एच। चलो, तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई है, इक्वेशन ऑफ मोशन के पॉइंट समझ में आ गए हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना, हम बहुत ज्यादा यूज होती है, यूएस होता है, यूज इन न्यूमेरिकल, इसे न्यूमेरिकल में यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में यूज किया जाएगा मुख्तलिफ चीजों को निकालने के लिए। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई, एफ ई लिख रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, एफ ई एम लिख रहा हूं। एफ ई एम का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, तो लिखने की जरूरत नहीं, मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस केस के लिए क्या होगी, जरा बताओ। देखो, v तो v रहेगा, चलो मैं वी एफ कर देता हूं ताकि पहचानने में मुश्किल ना हो। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई भी वी आई रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी, प्लस अब ए नहीं रहेगा, जी हो जाएगा और टी हो जाएगा। ये और ये सेम ही है, बस फर्क क्या है, ये हाइट के लिए लिखी गई है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए लिखी गई है, या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो अगर स्ट्रेट लाइन में हो। अच्छा, बात समझ आ गई, कंफ्यूजन नहीं। अब लिखते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहां लिखेंगे हम सेकंड ई एम, यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी आपके पास, अभी लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्टेंस के लिए, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये किसके लिए लिखी मैंने, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस के लिए। अब इसको लिख लेते हैं ऐसे। अब देखो, हाइट है ना, तो वो h हो जाएगा, s नहीं रहेगा। अच्छा, वी आई ही रहेगा, प्लस हाफ ही रहेगा, g हो जाएगा। याद रखना, जहां जहां s होगा ना वो h से रिप्लेस हो जाएगा, जहां जहां a होगा वो g से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी चीजें सेम रहेंगी। और ठीक है, अब थर्ड लिख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा ताकि बात अच्छी समझ में आए। तो यहां लिख लेते हैं टी ई एम। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी आपके पास, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रहेगी आपके पास 2a, नहीं बल्कि यहां लिखता ना, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, नहीं वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, थोड़ी सी हम गलत लिख जाते हैं इसको, ऐसा लिखते हैं, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको जरा हाइट के लिए लिख दो, तो क्या बनेगा, वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। अच्छा, अब समझ में आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। अब थोड़ा सा ना रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन आप जब यूज करोगे जब आपके पास कोई चीज मूव कर रही होगी, कोई चीज मूव कर रही होगी, या डिस्टेंस कवर कर रही होगी, या हाइट कवर कर रही होगी। हाइट कवर कर रही होगी तो ऐसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर कर रही होगी तो ऐसे लिखोगे।
तो फॉर एग्जाम्पल समझो एक स्टूडेंट है हमारे पास, ठीक है, वो खड़ा हुआ है हमारे पास ए पॉइंट पर, इस हाइट पे खड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसे ऊपर खड़ा कर देते हैं, समझ लो यहां पे खड़ा हुआ है। अब वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, कितनी हाइट पे खड़ा हुआ है, इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है, इस बी पॉइंट को कैलकुलेट करना है। एक स्टूडेंट हमारे पास ए पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यानी एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ है, तो वो बिल्डिंग की छत जमीन से कितनी हाइट पर है, ये चीज आपको मेजर करनी है। तो आप यूज करोगे इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सिर्फ हाइट नहीं मेजर कर सकते, बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हो कि इस स्टूडेंट को कितना टाइम लगेगा ऊपर से नीचे कूदने में, नहीं, ऊपर से नीचे बॉल फेंकने में। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये ए पॉइंट से बॉल को ड्रॉप करे तो बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो जो बॉल ऊपर से फेंकी जाएगी ज़मीन पर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। उस बॉल की ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। उस बॉल को जो है वो बस यही मेजर हो सकता है, ठीक, ये सारी चीज़ें मेजर कर सकते हो। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, कोई सी भी लगा सकते हो, तीनों में से कोई सी भी लगा सकते हो, बस पता कैसे चलेगा कौन सी लगानी है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हो आप लोग, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होगी मैं बताता हूँ, अब आप खुद समझ जाओगे। मैंने आपको दे दिया फाइनल वेलोसिटी, कुछ भी दे देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दी मैंने आपको 0 मीटर पर सेकेंड। ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मैंने आपको दे दी मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा टाइम निकालो, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, कौन सी, ये वाली? नहीं, लगी नहीं सकती, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, हाइट नहीं दी हुई, ये भी नहीं लग सकती, हाइट नहीं दी हुई, तो कौन सी लगेगी, पहली वाली लगेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, ये कैसे पता चलेगा, डेटा से पता चलेगा। जो न्यूमेरिकल दिया जाएगा उसमें से आपको डेटा निकालना होगा। अब डेटा कैसे निकालोगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आपको ये कह देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो जी की वैल्यू नहीं देंगे, वो आपको पता होनी चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो बता देंगे कि बॉल स्टार्ट हुई थी रेस्ट से, तो रेस्ट से जब कोई चीज़ शुरू होती है, देखो ये रुकी हुई थी गाड़ी, फिर चलना शुरू हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बता देंगे, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होगा, सही है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब ये हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का अच्छा खासा टॉपिक कवर हो गया, और मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे दी, पॉइंट्स भी लिखवा दिए, तो मुझे उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम अपना अगला जो टॉपिक है वो करते हैं। तो स्टूडेंट, अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यकीन मानो ये बहुत ज़्यादा ना मिस्टेक कराता है टॉपिक एमडी कैट ई कैट के अंदर, और बच्चे अपने नंबर लूज़ करते हैं इस टॉपिक की वजह से। पूरा फोकस ये है कि इस टॉपिक को ऐसे समझा दूँ कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में ना मसला ख़त्म हो जाए, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म क्या है, उसके पर्सपेक्टिव में नॉन यूनिफॉर्म को देख लेंगे, ताकि फिर हमारे कॉन्सेप्ट भी जो है वो इंशाल्लाह अच्छे डेवलप हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले यूनिफॉर्म देख लेते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म में क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस कवर होगा इक्वल टाइम में। अब ज़रा समझना कैसे, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इसका क्या मतलब है। मार्कर मैं ज़रा पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, सही है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका क्या मतलब है, एक आपके पास हर 1 मीटर में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा होगा। समझना, ये वर्ड असल है, ये चीज असल नहीं है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये जो दे रहा हूं मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, कहीं इसको बेस नहीं बना लेना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक गाड़ी जा रही है आगे, ठीक है, थोड़ा सा बेहतर बना लेते हैं। आपके पास एक गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। अब ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि मोशन जो है वो यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या है, हर सेकंड में, हर 1 सेकंड में, या चलो हर 2 सेकंड में, हर 2 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर होगा। फॉर एग्जाम्पल गाड़ी पहले सेकंड में, गाड़ी जब टाइम आपके पास था 2 सेकंड,
तो 1 मीटर पे थे। जब अगला 2 सेकंड आएगा यानी जब 4 सेकंड हो जाएंगे, देखो 2 सेकंड और 2 सेकंड में मजीद 2 सेकंड ऐड करोगे तो क्या हो गया 4 सेकंड। तो यानी आप एक चीज देख रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है कि हर 2 सेकंड बाद 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। इस तरह आप इसको चेंज भी कर सकते हो। आप इसको ये भी कर सकते हो कि हर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। यानी जब 1 सेकंड था तो आपके पास 1 मीटर पे था, जब दूसरा सेकंड आया तो आप दूसरे मीटर पर आ गए, जब तीसरा सेकंड आया तो आप 3 मीटर पर आ गए। ठीक है, अब जब चौथा सेकंड आएगा तो आप कहां चले जाओगे। देखो 1-1 सेकंड करके टाइम बढ़ रहा है, 1-1 सेकंड करके टाइम बढ़ रहा है और 1-1 मीटर करके डिस्टेंस बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, मोशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन में अगर आप चेक करो, वेलोसिटी निकाल के चेक करो, वेलोसिटी चेक करो तो ये आएगी आपके पास कांस्टेंट। बात समझ में आई, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी। अब कैसे कांस्टेंट आएगी जरा ये देखो, v इज इक्वल टू एस अपॉन एस जो है मैं डिस्टेंस के लिए ले रहा हूं, t जो है वो टाइम के लिए ले रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1। अच्छा एक और निकाल लो, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1। तो आपने एक चीज नोट की कि अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक चीज आपको बहुत वाज़े नजर आ रही होगी कि इक्वल टाइम इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर आपके पास मैं ये कह दूं कि यूनिफॉर्म मोशन है और ये कह दूं कि आपके पास डिस्टेंस 5 सेकंड है, सॉरी डिस्टेंस आपके पास 5 मीटर है, टाइम आपके पास 10 सेकंड है, तो इसका मतलब क्या है कि अगला जब 5 में मैं मजीद 5 को ऐड करूंगा तो टाइम कितना हो जाएगा 20। जरा बात समझना, मैं कह रहा हूं मोशन यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस आपके पास कितना है 5 मीटर, टाइम आपके पास है 10 सेकंड। तो अब मैं आपसे यह कहूं कि आपके पास 10 मीटर है तो टाइम कितना होगा, यूनिफॉर्म था तो इसका मतलब है 20 सेकंड होगा। यानी हर 10 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। समझ में आ गई बात। अब ये आप मुझे बताना कि आपके पास टाइम 30 सेकंड है तो डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये आपने बता दिया इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कमेंट सेक्शन में बताना। अब आ जाते हैं असल जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा था वो था ग्राफ, इसका ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखो, क्योंकि ये यहीं पे बच्चे फंसते हैं। मोशन यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, GRAPH ग्राफ। देखो इसको ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ज्यादा आसान समझ में आएगा। 1 2 3 4, टाइम को रखोगे आप एक्स एक्सिस पे, ये आ गया आपका टाइम। डिस्टेंस को रखोगे आप वाई एक्सिस पे। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4। याद रखना इसका यूनिट क्या है मीटर, इसका यूनिट क्या है सेकंड। ठीक है, अभी हम यूनिफॉर्म का ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म का बना दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, मिक्सअप ना हो इसलिए अलग अलग समझा रहा हूं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखो, अब यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, आपका टाइम देखो, यहां देखो टाइम कितना था 1 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना आया 1 मीटर। टाइम कितना था 2 सेकंड, डिस्टेंस कितना आया 2 मीटर। टाइम कितना था 3 सेकंड, डिस्टेंस कितना आया 3 मीटर। टाइम कितना था 4 सेकंड, डिस्टेंस कितना आया। बेसिकली ना थोड़ा सा ये स्ट्रेट लाइन बनती है, थोड़ा सा ये आगे पीछे इसलिए बन रही है क्योंकि हम ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे ना, लेकिन आप ड्रॉ करोगे ना तो ग्राफ पेपर पे जब ड्रॉ करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये लो मैं स्ट्रेट कर देता हूँ इसे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह का ग्राफ बनता है आपके पास, किसमें स्ट्रेट लाइन बनती है, किसमें स्ट्रेट लाइन बनती है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में। समझ में आ गया, यूनिफॉर्म मोशन में। और एक और चीज याद रखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 होती है, 0। क्यों एक्सेलरेशन क्यों 0 होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा लो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आपने हमेशा दिमाग में रखना है। अब पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को और उसका ग्राफ भी पढ़ेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम
और डिस्टेंस नॉट इक्वल होगा। देखो इसका लिख लो, अनइक्वल डिस्टेंस और नहीं, एंड लिख लो। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम था ना, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। अब देखो इसको समझो, इसी से एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी डिस्टेंस और टाइम अलग अलग होगा। अलग अलग होगा से क्या मुराद है? समझो ए पॉइंट से आपने शुरू किया था, बी पॉइंट पे आप जा रहे हो। 1 2 3 4, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, सही है। अब देखो टाइम और डिस्टेंस अलग अलग होगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर था, टाइम आपके पास 1 सेकंड था। जब 2 मीटर हुआ तो टाइम आपके पास 3 सेकंड हो गया। जब आपके पास 3 मीटर हुआ तो टाइम आपके पास 4 सेकंड हो गया। अब देखो यहां पर डिफरेंस आया कितने का? 2 का। देखो यहां पर हर जगह डिफरेंस 1 का आ रहा था। अगर आप 3 में से 4 माइनस करते 1, 2 में से 3 1, 1 में से 2 में से 1 1। मगर यहां देखो होना, अगर इक्वल होता, यूनिफॉर्म मोशन होता तो क्या होता कि 1 मीटर होता, 1 सेकंड में कवर हो रहा है, तो फिर जब 2 मीटर आया था तो 2 सेकंड होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या हो गया? 3 सेकंड हो गया। यानी और यहां पर आपके पास हो गया 6 सेकंड, या बल्कि 7 कर लो, 7 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि यार आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो ना, वो अलग अलग टाइम में कवर कर रहे हो। कभी आप 1 मीटर कवर कर रहे हो 2 सेकंड में। ये 1 मीटर कितने टाइम में कवर किया हमने? 2 सेकंड में। ये वाला 1 मीटर कितने टाइम में कवर किया? 1 सेकंड में। ये वाला मीटर कितने टाइम में कवर किया? 3 सेकंड में। तो यानी इससे क्या बात समझ में आ रही है कि जब अनयूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो उसमें यह हो रहा होगा कि कभी डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा होगा, कभी कम। कभी टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस ज्यादा कवर हो रहा होगा, कभी टाइम के रिस्पेक्ट से डिस्टेंस कम कवर हो रहा होगा। अब देखो यहां 2 सेकंड लग गए 1 मीटर कवर करने में, या 1 सेकंड लग गया 1 मीटर कवर करने में, या 3 सेकंड लग गए 1 मीटर कवर करने में। यानी कोई आपको पैटर्न नजर नहीं आ रहा। पैटर्न नहीं है, यहां पैटर्न था, स्ट्रेट लाइन थी। क्यों? क्योंकि हर 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर रहे थे। अच्छा, अब इधर वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं होगी, वेरिएबल वेलोसिटी आएगी। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, कभी वेलोसिटी की वैल्यू आ रही होगी 1 मीटर पर सेकेंड, कभी वेलोसिटी की वैल्यू आ रही होगी 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है या ज्यादा हो रहा है, और डिस्टेंस कभी 1 मीटर कवर हो रहा है, कभी 1 मीटर से कम कवर हो रहा है। सही। देखो इस चीज को दिमाग में नहीं बिठा लेना कि हर वक्त 1 मीटर ही कवर हो रहा है। हाँ बेशक 1 मीटर कवर हो रहा है, लेकिन टाइम भी तो देखो फर्क आ रहा है। अच्छा, यहां पर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगी। वेरिएबल का मतलब नॉन यूनिफॉर्म या नॉन कांस्टेंट। यहां वेरिएबल एक्सेलरेशन होगी। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी अलग अलग आ रही है। ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ले लो, ये फाइनल की ले लो, तो वेलोसिटी भी अलग अलग आ रही है। सही। अच्छा, अब ग्राफ बनाते हैं, उसी से बात समझ आएगी ज्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, सेम चीज रखते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो जब 1 मीटर था तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? सॉरी, 1 सेकंड में, जब 1 सेकंड था टाइम, तो डिस्टेंस का कितना था? 1 मीटर का। याद रखना, या मीटर रख रहे हैं या सेकंड रख रहे हैं। ठीक है। जब हमारे पास 2 मीटर था तो टाइम कितना था? 3 मीटर। ठीक है, नहीं गलत बना दिया, थोड़ा सा आगे बना दिया। अच्छा, जब हमारे पास 3 मीटर था तो टाइम कितना था? 4 सेकेंड। 3 मीटर 4 सेकेंड। तो देखो ग्राफ कैसा बना? ऐसा बना। यानी इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। सिंपल ये अल्फाजों में याद रखो, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अच्छा, यहाँ ये गलत बनाया, ये गलत बनाया। जब हमारे पास डिस्टेंस 2 मीटर था तो टाइम था 3 सेकेंड, यहां आएगा। ठीक है, देखो ना, टाइम 3 सेकेंड है और डिस्टेंस 2 मीटर है, और डिस्टेंस 3 है, टाइम 4 है। ऐसे बनेगा।
ऐसे बनेगा, सही। 1 पे 1, 2 पे 3 और 3 पे 4, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, सिंपल अल्फाजों में याद रखो। इसमें स्ट्रेट लाइन बन रही थी, क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, इसमें अनइक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस। तो इस चीज को अपने दिमाग में रखना। मैंने बहुत आसान अल्फाजों में ये चीज आपको समझा दी है। अब अगर इस चीज को आप लोगों ने छोड़ा तो आप लोगों को बड़ा मुश्किल रहेगी आगे। तो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना, सही। तो स्टूडेंट अब जो है वो समझते हैं ग्राफ ऑफ मोशन। यानी जब हम मोशन कर रहे होते हैं ना तो मुख्तलिफ ग्राफ बनते हैं। एक ग्राफ हमारे पास बनता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक ग्राफ बनता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको समझ लेते हैं। देखो याद रखना, जब भी वो कहें ना डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, तो इसका मतलब है वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि वेलोसिटी, सॉरी, जब भी वो कहें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको वो ऐसे भी कहते हैं डी टी ग्राफ। तो कंफ्यूज नहीं होना, पहचान लेना, डी टी ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि वाई एक्सिस पर रखा गया है डिस्टेंस को, एक्स एक्सिस पर रखा गया है टाइम को, सही है। अब टाइम कैसे है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, आई होप आप लोगों को ग्राफ बनाना आता हो अच्छी तरीके से, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। और वाई एक्सिस पर रखा है डिस्टेंस को, जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। कोई इंजीनियर बन ही नहीं सकता बगैर ग्राफ को पढ़े, सही। अच्छा, जब भी वो कहें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है? वी टी ग्राफ, ये इसका मतलब है। सिंपल अल्फाजों में कहें तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 2 3 4। थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। 1 मीटर, सॉरी 1 सेकेंड। टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे आ रहा है, क्यों? टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, टाइम को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब टाइम को आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। आप चाह रहे हो अभी 11 बज जाए, तो वो 11 बज नहीं जाने हैं, जब ही बजेंगे 11 जब टाइम आएगा, सही। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। और यहाँ रख लो वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, सही है। तो 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, सीख लो। 3 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? अच्छा, अब ग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज पढ़नी है ना, वो पढ़नी है स्लोप, ठीक है। अच्छा, अब हम ये ग्राफ पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले ना इस ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं, इसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इस ग्राफ के ऊपर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, शो मोशन विद टाइम, ये क्या बताएगा? टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन बताएगा। ये वाला ग्राफ क्या बताएगा? टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, सही है। अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन, तो उसमें क्या आ रहा था यूनिफॉर्म मोशन में? स्ट्रेट लाइन। थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि 1 मीटर पे 1, 2 मीटर पे 2, 3 मीटर पे 3, 4 सेकंड पे 4, सही। थोड़ा मजीद ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, सही। 4 पे 4 है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें जब स्लोप निकालोगे ना, यानी जो वैल्यू आ रही है डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू को अगर डिवाइड कर दोगे टाइम से, तो क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। तो स्लोप क्या होगा? SLOP, स्लोप। तो स्लोप क्या बताएगा? स्लोप बताएगा, वेलोसिटी बता देगा या स्पीड बता देगा, और स्पीड भी कर सकते हो। अब स्पीड कब आएगी? जब नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है? मोशन यूनिफॉर्म है, यानी इक्वल टाइम कवर हो रहा है। देखो इक्वल टाइम, इक्वल, देखो यहां 1 सेकेंड, यहां भी 1 सेकेंड, यहां भी 1 सेकेंड, ठीक है। तो इक्वल टाइम कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम में। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है, सही है। चलो अब इधर वेलोसिटी पे आ जाओ, सेम इधर भी है। अच्छा, एरिया अंडर द कर्व, उधर छोड़ो, इसको समझाता हूं। इधर भी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब यहां भी जब जहां जहां स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या समझोगे? कि कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट हुआ है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट। इसे कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। इसे क्या कहते हैं? एरिया अंडर द कर्व, याद रखना, ठीक है।
तो इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये क्या बता रहा होगा ग्राफ? ये ग्राफ आपको बता रहा होगा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। सही है। अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या बताएगा आपको? स्लोप आपको बताएगा, क्या बताएगा स्लोप? एक्सेलरेशन। यहां लिख लो। तो स्लोप क्या बताएगा आपको? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला VF इज इक्वल टू VF माइनस VI अपॉन टाइम। सही है। तो इस चीज को जो है वो आपने अपने दिमाग में जो है वो रखना है। अच्छा, अब साथ ही साथ इसी टॉपिक के अंदर ना मैं एवरेज स्पीड भी पढ़ा देता हूं कि एवरेज स्पीड क्या होती है और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। ठीक है, ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना वरना मसला होगा। एवरेज स्पेलिंग सही लिखता है, एक मिनट। एवरेज वेलोसिटी और फिर इंस्टेंटेनियस पे बात करेंगे। वेलोसिटी, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है? जितनी भी आपकी वेलोसिटीज की वैल्यू आई थी ना, उन सबको आपने लिया और टाइम से, जो भी वैल्यूज आपकी आई थी उनको लिया और टाइम से डिवाइड करा दिया। तो ये आपके पास क्या बनेगा? ये आपके पास बनेगा एवरेज। मतलब एवरेज वेलोसिटी बता देता हूं, जितनी भी आपके पास, मैंने आई थिंक स्पीड कह दिया, स्पीड नहीं, जितना भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट था ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना भी आपके पास डिस्टेंस कवर हुआ था या डिस्प्लेसमेंट, उसको लिया और टाइम से डिवाइड करा दिया, तो ये एवरेज होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टोटल डिस्टेंस, यहां पे इसको इस तरह समझ लो, आपने टोटल डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर। तो 100 मीटर ये टोटल डिस्टेंस था। इस 100 मीटर को अगर आपने टाइम से डिवाइड करा दिया तो इसका मतलब एवरेज स्पीड आई है आपके पास। ठीक है। अब अगर आपने सिर्फ किसी पॉइंट की, किसी पॉइंट की डिस्टेंस को, किसी पॉइंट के डिस्टेंस को, इसे डी भी लिखा जाता है मूवमेंट, ds अपॉन dt। तो किसी पॉइंट के डिस्टेंस को, यानी बहुत छोटे डिस्टेंस को, जैसे बहुत छोटा डिस्टेंस क्या होता है? 0.1 मीटर। तो बहुत छोटे डिस्टेंस को अगर आपने टाइम से डिवाइड कराया है तो इसका मतलब है वो इंस्टेंटेनियस है, यानी किसी मोमेंट पे आपने ये काम किया है। ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपके पास। अगर इसे आगे पीछे करोगे तो मसला बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।